आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और हम सॉल्व करेंगे बाय गॉस जॉर्डन मेथड भी उसको कहते हैं, या बाय रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस भी कहते हैं। ठीक है, ये जिस मेथड से अभी हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, या इसी मेथड को हम कहते हैं कि बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, या इसी मेथड को गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। ये तीनों एक ही मेथड के नाम है और इससे हमने इसको सॉल्व करना है। और इससे पिछला क्वेश्चन, पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास से यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे और यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इस एग्जांपल के अंदर। तो आप इससे पहले पिछली वीडियो भी ज़रूर देख लें, बल्कि मैट्रिक्स के सारे टॉपिक्स देख लें। आप चैनल जहाँ पे है ये वीडियो शो हो रही है उसके नीचे चैनल होगा, उस चैनल पे जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर मैट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसकी सारी वीडियोस देखें। तो वहाँ से आपको पूरी मैट्रिक्स में कहीं भी कोई भी आपको टॉपिक चाहिए वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीकाकार ये होता है कि इसके कोफिशिएंट्स आपने देखने होते हैं 1 1 2 1 1 2 2 -1 7 2 -1 7 3 5 4 3 5 4 ये कोफिशिएंट्स ले लिए। अब यहाँ पे आप डॉट कर लें और इधर है 1 11 -3 1 11 और -3। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन गई है इसको कहते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म से। इस मैट्रिक्स को आपने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, और जो भी प्रोसेस होगा वो साथ साथ इस पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में। और उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे हमने पहला एलिमेंट 1 बनाना होता है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके नीचे फिर 0 करने होते हैं। अब इन दोनों को 0 करना है। ये कैसे 0 होगा, इसके पहले बराबर लेके तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर होंगे, तो ये 2r1, इनके रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें से ये माइनस कर दें तो r2 माइनस कर लें, r2 माइनस दिस, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 0। और फर्स्ट रो पे चूँकि कोई भी तब्दीली नहीं आएगी तो उसको हम यूँ ही लिख देते हैं। यहाँ पे 0 आ गया। अब यही ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई करें, तो यहाँ पे मैं साथ में रफ वर्क भी करता जाता हूँ। तो r2 हमारे पास -1 -2 इंटू r1 आ जाएगा 1, -1 -2 आ जाएगा -3, और r2 अब अगला इन दोनों को देखें। r2 हमारे पास 7 है, -2 इंटू r1 2 है, 7 -4 आ जाएगा 3, और इधर 11 -2 इंटू r1, ये 11 -2 आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, इसको पहले आपने 3 बनाना है, तो ये बन जाएगा 3r1। अब इसको इसमें से माइनस करें, यानी कि r3 -3r1, ये हो जाएगा 0। अब r3 है 5 -3 r1 हमारे पास 1 है, 5 -3 आ जाएगा 2, और इसी तरह r3 हमारे पास 4 है, -3 इंटू r1 2 है, तो 4 -6 आ जाएगा -2। और इस पे प्रोसेस यही रूल लगाएंगे, तो ये -3 इंटू r1 हमारे पास 1 है, तो -3 -6 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये दोनों 0 बन गए। इससे अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, इससे अगले स्टेप में हम सेकंड रो में आते हैं। पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, इसको बनाना है 1। तो कैसे 1 बनेगा, जो कुछ यहाँ होता है इसी से डिवाइड करते हैं तो ये 1 बन जाता है, यानी कि r2 को डिवाइडेड बाई -3 कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। और पहली और थर्ड रो में तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, इन दोनों को हम यूँ ही लिख देते हैं। तो चेंजिंग आएगी सिर्फ रो 2 में, उसको डिवाइडेड बाई -3 करेंगे, यहाँ 0, इधर 1 आ जाएगा, इधर डिवाइडेड बाई -3 करेंगे तो -1 आएगा, और इधर आ जाएगा -3। ठीक है, अब इस पूरे मैट्रिक्स को
मैं अगले पेज पे यूँ ही लिख देता हूँ पहले। अभी मैं इस पे कोई नया प्रोसेस नहीं कर रहा, मैं एक स्टेप में इसको यूँ ही लिखूँगा ताकि मैट्रिक्स हमारे सामने ही रहे, फिर हम इस पे अगले स्टेप में इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो सॉल्व करेंगे। 0 2 -2 -6, और पिछले स्टेप में क्या हमने लिखा था, R2 डिवाइडेड बाई -3, इसको -3 से डिवाइड किया था। अब इससे अगला स्टेप ये है, इसको 1 बनाने के बाद इनको ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है। तो ये कैसे होंगे? सबसे पहले तो ये जिसको 1 बनाया वो तो रो सेम ही रहेगी, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, वो वैसे ही हमने लिख दी। अब यहाँ पे 0 आएगा तो इसको इन दोनों को इक्वल करते होते हैं, इक्वल तो ऑलरेडी है, तो ये R1 - R2 करेंगे, ऐसे 0 बनेगा, R1 - R2, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0, 2 - -1 आ जाएगा 3, 1 - -1 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको 0 करना है तो ये 0 इसको यूज़ करके करना है, क्योंकि इधर 1 बनाया है ना हमने, तो इसको यूज़ करके तो ये इसको पहले सेम करेंगे तो R2 2R2 हो जाएगा, ये 2R2, और R3 माइनस हो जाएगा, R3 माइनस, यानी कि पहले इसको 2 बनाएंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 होगा, ये तो 0 है, और ये वाला भी 0 हो जाएगा। अब रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, R3 -2 है, और -2 R2 -1 है, तो ये आ जाएगा -2 + 2, -2 + 2 आ जाएगा 0। अब इधर भी यही करेंगे तो -6 - 2 इंटू R2 क्या है 1, नहीं R2 ये है -3, ये -3, तो -6 + 3 2 6, यहाँ भी क्या आ गया 0। अब आप इसमें देखें अगर तो क्या है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी रो 0 हो गई है, ठीक है, ये पूरी की पूरी रो 0 हो गई है। जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, चले मैं इसको बाद में बताता हूँ, पहले मैं यूँ करता हूँ कि ये जो होता है ये x वाला कोफिशिएंट था, ये y वाला, ये z वाला था, तो ये तो 0 हो गया। अब ये आ जाएगा x 1x प्लस 0y लिखेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 3z इक्वल टू 4, ये इस तरह आ जाएगा। और सेकंड रो में आ जाएगा 0x 0 ही होगा, प्लस 1y प्लस, यानी कि माइनस है, -1z, तो -z इक्वल टू -3, और ये 0x + 0y + 0z इक्वल टू 0, ये सारा 0 ही हो जाएगा, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, z, दोनों में एक ही वेरिएबल कॉमन है, दोनों में z है, तो इसको x इन टर्म्स ऑफ z निकालें, यहाँ से x को इधर रखें, z को दूसरी तरफ ले जाए, तो ये 4 - 3z हो जाएगा, और इधर से y निकालें तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू z + 3। अब यहाँ से ये दो ही चीज़ें आएंगे, z का आंसर हमारे पास नहीं आया, तो z का मतलब ये है कि z को आप कुछ भी रख सकते हैं। अब आप लेट कर लें कि लेट z इक्वल टू t, z को किसी t के इक्वल रख लेते हैं। अब इन दोनों में चेंज कर लें, x इक्वल टू 4 - 3t, और y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू t + 3, तो z की जगह हमने t रिप्लेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब t का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आया, यानी कि ये t z की जगह, तो इस z का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। अब इसकी जगह आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, मैं लेट सपोज मैं लिख देता हूँ, हमारा आंसर ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, आंसर ये हमारा आ गया, और z का आंसर ये t हमने लेट कर लिया, तो ये z का x का y तीनों का आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आया। तो स्पेसिफिक आंसर कैसे आएगा, मैं सपोज z इक्वल टू t है ना, तो मैं t को लिख लेता हूँ t इक्वल टू 1। अगर मैं t इक्वल टू 1 यानी कि z इक्वल टू t इक्वल टू 1 अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, x इक्वल टू 4 - 3t, 4 - 3t की जगह मैंने 1 रखा, 4 - 3 हो जाएगा 1, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह y की जगह y में भी मैं t की जगह 1 रखूँगा, तो 1 + 3 इक्वल टू 4, क्या आंसर आ गया, y इक्वल टू 4। यहाँ पे मैंने z इक्वल टू 1 रखा, x का आंसर 1 आ गया, y का आंसर 4 आ गया। तो इसी तरह मैं z का आंसर 2 लिखूँगा, x का आंसर कुछ और आएगा, y का कुछ और। z की जगह मैं 1.5 रखूँगा तो x का आंसर कुछ और आएगा और y का कुछ और, यानी कि मैं z को कुछ भी आंसर दूंगा तो x और y चेंज होते रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली।
इसका मतलब ये हुआ कि अब z को तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब ये है कि रियल नंबर में से हम कोई भी नंबर उठा कर इसको इक्वल रख सकते हैं कि z इस रियल नंबर के इक्वल है, z -1 के इक्वल है, z 100 के इक्वल है, z 0.333 के इक्वल है, ये z जो है ये 5.89 के इक्वल है। तो ये किसी के भी इक्वल रख सकते हैं। तो जो भी इसको रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंगली x और y चेंज होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर्स हैं x, y और z के ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो यही हमारा जो क्वेश्चन जब मैंने लिया था स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि हम ऐसी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, जबकि इससे पिछले वाली वीडियो में जो एग्जांपल ली थी उसमें यूनिक सोल्यूशन आ रहा था, एक ही आंसर आ रहा था, एक्स का भी एक ही आंसर था, वाई का भी और जी का भी, वो उनके ज़्यादा आंसर नहीं आ रही थी। यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जनरल सोल्यूशन ये मैंने तो वैसे ही एग्जांपल लेके आपको बताया। असल में आपके क्वेश्चन ये 3 आंसर हैं, एक्स की वैल्यू, जी की वैल्यू और वाई की वैल्यू। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो और अब हम इसको देखते हैं ज़रा, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या कह रहा था। तो हमने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया ये पढ़ा था कि अगर इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी is less than number of unknowns, UK means unknowns, ठीक है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो और लेस हो नंबर ऑफ अननोन से, फिर क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करें थे, ऐसा मैंने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया के अंदर बताया था। अब आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से पता चलता है रैंक का मतलब ये होता है, रैंक ऑफ ए, सबसे पहले ए का मतलब ये है कि इसको छोड़ के आप देखें इसका रैंक कितना है, इसका रैंक 2 है। रैंक का मतलब होता है नॉन ज़ीरो रोज़, ये तो पूरी रो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो ये वाली है, और ये नॉन ज़ीरो का मतलब है एक ज़ीरो हो सकता है, पूरी रो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये ज़ीरो रो है, ये नॉन ज़ीरो है, एक ज़ीरो बेशक है इसमें लेकिन नॉन ज़ीरो एलिमेंट कम अज़ कम एक तो है, तो ये नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो रो 2 है और इसका रैंक कितना हो जाएगा 2, तो ये मैंने लिख दिया 2। अब ये ए का, अब ए बी ये जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको कहते हैं ए बी, ठीक है। इसका रैंक देखने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए यहाँ तक इस एलिमेंट को भी, इन एलिमेंट्स को भी देखना होगा। अब इसको देखें अगेन, ये पूरी रो 0 है, ये दोनों रोज नॉन ज़ीरो, तो इसका भी रैंक 2 है, इसका मतलब है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो गया। और क्या है, लेस देन अननोन्स, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, और यहाँ पे अननोन्स कितने, एक एक्स है, वाई है, जी है, जितने कॉलम होते हैं उतने अननोन्स होते हैं। तो ये लास्ट वाला नहीं लेते होते, 1 2 3, इसके अननोन्स कितने 3 हैं, और ये लेस है 2 जो है ये लेस देन 3 है। अब ये जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया में हमने ये पढ़ा था, नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट, ये हमने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया में पढ़ा था, ये जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व करके ये एक्स, वाई और जी की वैल्यू निकाल के फिर मैंने एग्जांपल से भी आपको बता दिया कि यहाँ पे वाकई में इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को यूज़ करके हम डायरेक्ट इस मैट्रिक्स से भी देख सकते हैं। ये एक्चुअली रैंक अगर आपको निकालना हो तो रैंक के लिए भी यही मेथड लगता है, इस तरह यहाँ से हमने रैंक भी देख लिया इसका, और ये रिड्यूस इचलान फॉर्म में भी हमने इसको कन्वर्ट किया है, और इसी मेथड को कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। अगर आप इसको रिड्यूस इचलान फॉर्म से सॉल्व करें इसको कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, और अगर आप इसको इचलान फॉर्म से सॉल्व करें तो भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर इचलान फॉर्म से करेंगे तो वो होगा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता है। बहरहाल वो हम बाद में इन 3 सारे मेथड्स को देख लेंगे। अभी हमारा मकसद ये था कि ऐसी एग्जांपल एक सॉल्व करना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हों। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।